नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष करे। शाम के 5 बजने को है, वक्त हो चला है शाम की ब्रेकिंग न्यूज का। अब से अगले आधे घंटे तक आपको दिन भर की हर बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए न्यूज 24 के साथ। बड़ी खबर, सीमा पर जारी विवाद के बीच भारत रूस से बड़ी पैमाने पर हथियार खरीदने जा रहा है। रूस से भारत 38,900 करोड़ रुपए के हथियार खरीदेगा। 21 मिग-29 विमान की खरीद के साथ ही 59 मिग-29 विमान के अपग्रेडेशन को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। भारत और रूस के बीच रक्षा सौदे को लेकर यह बड़ी खबर, जिसमें मिग-29 साथ ही क्रूज मिसाइल, इसकी खरीद को मंजूरी मिल गई है। कुल 38,900 करोड़ के हथियार डील को मंजूरी मिली है। क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। मिग-29 इसकी खरीद को मंजूरी मिली है। हालांकि कुछ चीजें पहले से पाइपलाइन में थी, जिसमें सुखोई भी था, उसमें मिग भी था, और अब उसको गति देने की कोशिश। हमारे साथ मनीष कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बिल्कुल फ्रेश डील है या जो पहले से डील चल रही थी उस प्रक्रिया को जल्दी से आगे बढ़ाया गया है? करोड़ रुपए की जो रक्षा खरीद को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो मंजूरी दी है, इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है उसमें कुछ मंजूरी दी गई है, जिसमें क्रूज मिसाइल, जिसकी पिनाका मिसाइल मैं आपको बता दूं उसकी बात है। साथ ही साथ रूस के साथ केवल 21 मिग-29 विमान जो है वो खरीदा जा रहा है और 59 मिग-29 विमान जो है उसका अपग्रेडेशन किया जाएगा। इसके अलावा 12 Su-30 MKI जो विमान, लड़ाकू विमान जो खरीदे जाएंगे वो हमारे घरेलू कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदा जा रहा है। तो रूस के साथ केवल 7,400 करोड़ रुपए का समझौता है, जिसमें 21 मिग-29 विमान खरीदे जाएंगे। लेकिन इसके अलावा बता दें, जो कुल रक्षा खरीद को चीन के साथ तनाव, पाकिस्तान के साथ जो तनाव है, उसके बीच जो मंजूरी दी है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसकी बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें ये कुल 38,900 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद है। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए। चीन से जारी तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। बातचीत के दौरान पुतिन ने मोदी को भरोसा दिलाया कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बनी रहेगी। हालिया तनाव के बीच दोनों नेताओं की बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बनी रहेगी। इस बातचीत में यह खबर निकलकर सामने आ रही। दरअसल वहां रूस में संवैधानिक संशोधन को लेकर जनमत संग्रह हुआ, उसकी जीत की बधाई भी पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को दी है। चीनी ऐप्स पर बैन को लेकर आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। प्रसाद ने कहा कि चीनी ऐप्स पर बैन लगाकर मोदी सरकार ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है। रविशंकर प्रसाद बीजेपी की डिजिटल रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सरकार चीन से आंखें मिलाकर बात कर रही है। भारत की जनता की डेटा की चोरी के ऊपर, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो आज मैं बंगाल में कहूंगा कि भारत अपनी सीमा पर आंख में आकर बात करना भी जानता है और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। यह है भारत का संकल्प और साहस। आर्थिक मोर्चे पर भारत के कड़े रुख से चीन बुरी तरीके से घबरा गया। चीन के सरकारी अखबार के मुताबिक ऐप बैन के बाद भारत कुछ और कड़े एक्शन ले सकता है। भारत केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी मशीनरी और फार्मा के क्षेत्र में चीन को आउट कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि भारत के ऐसे एक्शन की वजह से भारत चीन में आर्थिक दूरियां बढ़ेंगी। चीन को नुकसान होगा, पर बाद में भारत को भी नुकसान होगा। अखबार में यह भी दावा किया गया कि चीन भारत से लड़ाई नहीं चाहता है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रमन, ऐप्स बैन से ही, इस डिजिटल स्ट्राइक से ही चीन घबरा गया, इसलिए ग्लोबल टाइम्स जो कि उसका माउथपीस है वो एक तरीके से भारत को कह रहा है कि तुम्हें भी नुकसान होगा। देखिए रविशंकर प्रसाद,
आईटी मिनिस्टर हैं और इसीलिए डिजिटल स्ट्राइक का इस्तेमाल उन्होंने किया, डिजिटल स्ट्राइक शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि चीन की सरकार के ऊपर इस बैन का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चीन की सरकार को या चीन की कंपनीज को इससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है। और 59 कंपनी को अगर सरकार ने बैन कर दिया है भारत में जिसका इस्तेमाल, और रविशंकर प्रसाद ने अपने भाषण में टिकटॉक शब्द का इस्तेमाल किया, टिकटॉक कहा कि हमने 59 चाइनीज ऐप को बंद किया है, टिकटॉक का नाम जानते हैं, और वो पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। साफ तौर पर इशारा है कि अमित शाह ने पहले कहा था कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और आज रविशंकर प्रसाद की इस भाषण से ये बात बिल्कुल साफ है कि इस बात को वो लगातार अपने चुनाव में भुनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन। जल्दी से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा टल गया है। शुक्रवार यानी कि कल राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर जाने वाले थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा आर्मी चीफ एमएम नरवणे के साथ होना था, पर अब राजनाथ सिंह का दौरा टल गया है। कब जाएंगे इसकी नई तारीख बाद में जारी होगी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री कल लद्दाख नहीं जाएंगे। प्रशांत देव इस खबर पर जुट चुके हैं। प्रशांत, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल ठीक बात है कि ये दौरा जो है रक्षा मंत्री का रद्द नहीं हुआ है, बल्कि ये कहिए कि पोस्टपोन्ड हो गया। मतलब उसकी अगली तिथि बहुत जल्दी घोषित होगी। कुछ विशेष कारणों से इसको जो है पोस्टपोन्ड किया गया है, लेकिन वो जाएंगे वहां पे। जैसे कल उनको ले पहुंचना था, गलवान घाटी में जो स्थिति थी उस पर एक समीक्षा बैठक भी करनी थी, और जो सैनिक घायल हुए हैं उनसे भी मिलना था, ये कार्यक्रम था उनका। लेकिन वो कल की जगह अब नई तारीख आएगी, तब वो रक्षा मंत्री वहां जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। इसे रद्द नहीं कहा जाएगा। इसको एक तरीके से ये कहिए कि कल की तारीख को जो है आगे जो है पोस्टपोन कर दिया गया। तो जी एमएम नरवणे जाएंगे, सेना प्रमुख जाएंगे फिलहाल कल, या फिर वो भी रक्षा मंत्री के साथ बाद में जाएंगे? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कि वो उनको लेकर के जाने वाले थे, उनको क्योंकि वो उनको स्थिति बताते, वहां पे दिखाते कि ये स्थिति है, उसको समीक्षा करते। तो मेरे ख्याल से जो जानकारी मिली है कि उनका भी प्रोग्राम जो है पोस्टपोन्ड हुआ है। दोनों ही की बहुत जल्द एक नई तारीख आएगी जिसमें कि सेना प्रमुख के साथ रक्षा मंत्री वहां पे विजिट करेंगे, स्थिति को देखेंगे, समीक्षा करेंगे। फिलहाल उनको चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। चीन सीमा विवाद के बीच अब भारत भी आक्रामक रुख अपना रहा है। भारत ने हांगकांग में हो रहे विरोध प्रदर्शन का मुद्दा यूएन में उठाया। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव चंदर ने कहा कि भारत की हांगकांग के हालात पर पैनी नजर है। हमने हाल की घटनाओं पर चिंता जताने वाले कई बयान सुने हैं। आपको बता दें कि चीन ने एक तरफा कानून पास करके हांगकांग को स्वायत्तता खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से वहां पर पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और अब इस मसले को यूएन में भारत ने भी इंगित किया है, उठाया है। वही अमेरिका ने एक बार फिर चीन के खिलाफ तीखा बयान दिया है। अमेरिका ने कहा है कि यह भारत और दूसरे देशों के खिलाफ आक्रामक रवैया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के असली चेहरे को उजागर करती है। अमेरिका इस मामले पर नजर बनाए हुए है और मामले का शांतिपूर्ण हल चाहता है। आपको बता दें कि इससे पहले चीनी ऐप्स पर बैन के फैसले को अमेरिका ने अपना पूरा समर्थन दिया था। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि टिकटॉक समेत चीनी ऐप्स पर बैन लगाने से भारत की सुरक्षा बढ़ जाएगी। पोम्पियो ने कहा कि ये ऐप्स चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जासूसी करने में पिछलग्गू बनकर काम कर रही थी। We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. खबर नेपाल से। नेपाल में सियासी संकट के बीच प्रधानमंत्री केपी ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री केपी ओली ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, जिसमें संसद के बजट सत्र को टालने का फैसला किया गया। बजट सत्र टालने को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी भी दे दी। बताया जा रहा है कि पार्टी में ओली के खिलाफ बगावत हो चुकी है। प्रेसिडेंट समेत कई नेता ओली का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो केपी ओली, नेपाल के प्रधानमंत्री, उनके इस्तीफे का दबाव बढ़ गया। खुद उनकी पार्टी में उनके खिलाफ बगावत हो चुकी है। पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी की कई बैठकें बुलाई, जिसमें केपी ओली शामिल नहीं हुए। उस बैठक में प्रचंड ने कहा कि भारत के खिलाफ जो बयान दिया है केपी ओली ने, वो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। और अगर भारत के खिलाफ अगर वो ऐसा बयान देते हैं कि नेपाल की सरकार को अस्थिर करने में भारत का हाथ है, तो उनके पास कोई सबूत हो तो दिखाएं। और इस बात को लेकर उनको भी पहले से अंदेशा है केपी ओली को कि पार्टी में उनके समर्थक अब काफी कम रह गए।
स्टैंडिंग कमेटी में 44 में से सिर्फ 15 ही हैं जो कि केपी ओली के साथ हैं, बाकी सबका मत एक है, प्रचंड के साथ है वो। हमारे साथ रमन कुमार हमारे पॉलिटिकल एडिटर बने हुए हैं। रमन, आज नेपाल को संबोधित भी करने वाले थे केपी ओली, क्या वो संबोधन में होगा? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इस्तीफे का ऐलान कर दें वो। देखिए, ऐसा लगता नहीं है कि केपी ओली इस्तीफे का ऐलान करें, क्योंकि उनकी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि संसद का बजट सत्र प्रोरोग कर दिया जाए। प्रोरोग करने का फैसला इसलिए लिया गया कि उनके खिलाफ, नेपाल के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी विपक्षी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ना ला पाए। यानी कि उनके मन में बिल्कुल साफ है कि वो समय को बाय करना चाहते हैं और इसी समय में के दौरान वो लगातार राजनीतिक दलों के नेताओं से बात करना चाहते हैं। उनकी पार्टी के अंदर जो मतभेद है उसको खत्म करने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन प्रचंड ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस फैसले को, राष्ट्रपति से मुलाकात में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस फैसले को नहीं माना जाना चाहिए। और प्रचंड की भूमिका के बाद ऐसा लगता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री के लिए अब अपनी कुर्सी पर बने रहना काफी मुश्किल होगा। जी जी, चलिए रमन, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, कोरोना संकट से जुड़ी हुई। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली एनसीआर को लेकर एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। ये बैठक दिल्ली, यूपी और हरियाणा के सीएम के साथ हो रही है। साथ इस मीटिंग में तीनों राज्यों के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। हमारे साथ प्रशांत देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अभी तक की बैठक में क्या चीजें सामने आई? क्या दिल्ली एनसीआर के लिए एक पॉलिसी को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण है? है। इसके पहले बड़े अधिकारियों के साथ कुछ दिनों पहले मीटिंग अमित शाह कर चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, लेकिन अब जो है मुख्यमंत्रियों के साथ करने जा रहे हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल हैं। ये तीनों मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो रहे हैं और उनके तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मंत्रालय में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि जिस हिसाब से दिल्ली और उससे सटे राज्यों के जो सीमाएं के आसपास जो शहर हैं, उनमें जो कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं उसकी कैसे रोकथाम की जाए, कैसे एक ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिससे कि रोकथाम हो सके। उसमें सबसे अहम बात जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जिस तरीके से दिल्ली में आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार मीटिंग हुई और गृह मंत्रालय ने कई अहम फैसले लिए राज्य सरकार के साथ मिल करके। उसमें सबसे बड़ी बात थी हाउस टू हाउस सैंपलिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट जोन को रीडिफाइन करना, ये सारे फार्मूले जिससे कि देखना इस बैठक के बाद क्या निकलकर सामने आता है। क्या तीनों के लिए, पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए, दिल्ली यूपी हरियाणा के लिए कोई क्या एक पॉलिसी बन पाती है? कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट दे सकते हैं। यही नहीं, कोरोना पॉजिटिव शख्स भी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बड़ी खबर है। हमारे साथ रमन कुमार बने हुए। रमन, इस पर चर्चा काफी पहले से हो रही थी कि जो 65 साल से ऊपर के हैं उनके लिए क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है? क्या उस पर मुहर लगने वाली है क्या? देखिए प्रत्युष, इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गया है कि इस कोरोना काल में ही बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और चुनाव आयोग ने भी मन बना लिया है। बिहार के राजनीतिक दलों को भी संकेत दे दिया गया है, क्योंकि कोरोना से सबसे ज्यादा जो संकट होता है वो 65 साल या 60 साल की उम्र के लोगों को होता है। इसीलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि वो घर पे बैठ के भी मतदान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी सहित दूसरे राजनीतिक दलों ने यह फैसला किया है कि वो डिजिटली ही चुनाव प्रचार करेंगे। यानी कि जो पहले लोगों को आना पड़ता था चुनावी सभा में, उसका वो उससे परहेज करेंगी और डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और डिजिटल मतदाताओं को संबोधित करेंगी। यानी कि एक बड़ा फैसला है कि अब चुनाव आयोग ऐसी तैयारी कर रहा है कि कोरोना के दौरान लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, ये उनकी कोशिश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। हाल ही में दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाया गया था। आज से प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हो गई। केजरीवाल ने कहा कि जो लोग कोरोना को हरा चुके हैं उन्हें आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। प्लाज्मा बैंक के लिए दिल्ली सरकार ने टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। टोल फ्री नंबर है 1031। इस पर लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए बात कर सकते हैं। दिल्ली में सुनने में आ रहा था कि लोग काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है दिल्ली के अंदर। इस प्लाज्मा बैंक के बन जाने से उम्मीद करते हैं कि ये दिक्कत लोगों की दूर होगी। लेकिन ये प्लाज्मा बैंक तभी सफल होगा जब लोग आगे आके प्लाज्मा डोनेट करेंगे। अगर प्लाज्मा डोनेट नहीं करेंगे तो आगे प्लाज्मा दिया कैसे जा सकेगा? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ठीक हो गए हैं कोरोना से, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएँ
और प्लाज्मा डोनेट करें। पैसेंजर ट्रेन चलाने में पहली बार रेलवे ने निजी निवेश का रास्ता साफ कर दिया है। देश में 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी। हर ट्रेन में कम से कम 16 डिब्बे होंगे और ये ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। आपको बता दें कि इन ट्रेनों को रोलिंग स्टॉक निजी कंपनी खरीदेगी। मेंटेनेंस का काम भी निजी कंपनियों का ही होगा। रेलवे सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर और गार्ड देगा। इस काम के लिए रेलवे ने निजी निवेश का लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपए रखा है। कुंदन सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुंदन, किन किन रूट्स पर चलेंगी, क्या यह भी साफ हो गया है? जी बिल्कुल, देश को पूरा 12 वर्गों में बांटा गया है जिससे क्लस्टर्स कर सकते हैं। और आप मोटे तौर पे मान लीजिए कि देश के जो भी बड़े शहरों की कनेक्टिविटी है, आप दिल्ली अहमदाबाद की बात कर ले, हम आपकी दिल्ली मुंबई अहमदाबाद की बात करें, दिल्ली चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली लखनऊ की बात करें, कोलकाता रांची की बात करें, और खासकर पूर्वोत्तर की तरफ बिहार और जहाँ बहुत ज्यादा पैसेंजर लोग ट्रैवल करते हैं उन इलाकों की बात करें तो उन इलाकों में 109 रूट होंगे, यानी 109 शहरों के बीच जोड़ने की ट्रेन होगी, जिसमें 150 ट्रेनें जोड़ी होगी। और उन ट्रेन जो होगी एक नए तरीके की ट्रेन होगी। आप मान के चलिए कि एक आधुनिक ट्रेन होगी, मॉडर्न ट्रेन होगी। विदेशों में जिस तरीके से ट्रेन चलती है, और इसकी शुरुआत IRCTC ने जिस तरीके से तेजस रेल से करी थी, जहाँ पे आपने देखा कि रेल हॉस्टेस है, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी है, चाय कॉफी की व्यवस्था है, आप तमाम तरह की फैसिलिटीज है, लगेज ले जाने की फैसिलिटीज है। तो कुल मिला के एक पैकेज देने की कोशिश की जा रही है। यानी कि भारतीय रेल पटरियों पर अब 2 तरह की ट्रेनें दौड़ेंगी, एक सरकारी ट्रेन, एक निजी ट्रेन। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त जुड़ चुके हैं भोपाल से विपिन सिंधिया गुट की कितनी भागीदारी रही? देखने को मिला, क्योंकि 11 अब तक जो देखा जाए तो आज जो 9 मंत्री हैं उन्होंने शपथ ली है, वो जो पूर्व विधायक थे, और साथ में जो पुराने 2 अगर पूर्व विधायक को देखा जाए तो कुल मिला के 11 जो है, 33 का ये कुल तैयार, लेकिन उसमें कुल मिलाकर 11 जो है कैबिनेट में यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार में शामिल हो चुके हैं। दूसरी बड़ी बात है कि ये बड़ा अहम जो सवाल लगातार उठकर आ रहा है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में सिंधिया जो है पावर सेंटर के तौर पर उभर के आए, क्योंकि अगर कैबिनेट में अगर उनका जो देखा जाए तो जितने मंत्रियों को यहाँ पर शामिल किया गया है, वो मंत्री के साथ साथ सिंधिया का एक बयान जो कि बार बार सुर्खियों में आ रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। हालांकि ये बयान दिया था कमलनाथ और दिग्विजय को लेकर, लेकिन अब चूंकि इस तरह का बयान इससे पहले जब इस कैबिनेट विस्तार में भी सिंधिया गुट की संख्या ज्यादा रही है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में नया मोड़ आया है। संजय लीला भंसाली से पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस ने संजय लीला भंसाली को बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया। मुंबई पुलिस इस मामले में करीब 28 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और अब खबर आ रही है कि इस मामले में पुलिस फिल्म निर्देशक निर्माता संजय लीला भंसाली से भी पूछताछ कर सकती है। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को 2 बार संजय लीला की फिल्में ऑफर हुई थी, लेकिन बाद में सुशांत को फिल्मों से निकाल दिया गया था। दीपक दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। दीपक, पूछताछ हो चुकी है या फिर अभी होने वाली है? सर पैच कर दो ना। दीपक, मेरी आवाज जा रही है? संजय लीला भंसाली से पूछताछ मुंबई पुलिस ने कर ली है या फिर अभी करने वाली है? पुलिस संजय लीला भंसाली से कुछ ही दिनों में पूछताछ करने वाली है। संजय लीला भंसाली से मुंबई पुलिस ने संपर्क कर लिया है और इस मामले में संजय लीला भंसाली एक अहम कड़ी हैं, क्योंकि संजय लीला भंसाली एक फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के साथ करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश जो फिल्म थी उसमें के जो मुख्य किरदार थे वो किसी और अभिनेता को दे दिए गए थे। ऐसे में संजय लीला भंसाली से 1 या 2 दिनों में पूछताछ मुंबई पुलिस करेगी। अब तक क्या कंगना रनौत से भी पूछताछ हो सकती है? समय में शेखर कपूर जो डायरेक्टर है फिल्म पानी, जी मुंबई पुलिस की तरफ से ऐसी आधिकारिक रूप से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि सोशल मीडिया पे या कहीं और जगहों पर ऐसी खबरें आई, लेकिन कंगना रनौत की तरफ से ये कहा गया है कि अगर मुंबई पुलिस मेरा बयान दर्ज करना चाहती है, हमारी कुछ मदद चाहती है, तो हम मुंबई पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।